हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हेमाटोलॉजी मेडिसिन में रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स के एक और टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया में हमारे पास सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एनीमिया। सबसे ज़्यादा कॉमन एनीमिया जो है वो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमारे पास मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है वर्ल्ड में। डाइटरी आयरन इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द ड्यूडिनम। तो जो हम खाने में आयरन लेते हैं वो हमारे पास ड्यूडिनम में रीएब्जॉर्ब होती है। ऑक्सीडाइज्ड आयरन Fe+3 मस्ट बी रिड्यूस्ड Fe+2 फॉर रीएब्जॉर्प्शन इन ड्यूडिनम। तो हमारे पास आयरन की दो फॉर्म्स होती हैं, एक ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है, एक रिड्यूस फॉर्म होती है। तो अगर हमारे पास आयरन की रीएब्जॉर्प्शन होनी है ड्यूडिनम में, तो आयरन की जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है उसको रिड्यूस होना पड़ेगा, मतलब कि Fe+3 को Fe+2 में होना पड़ेगा, तभी वो रीएब्जॉर्ब हो सकेगी ड्यूडिनम में। आयरन फ्रॉम प्लांट्स इज इन अ नॉन हीम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म Fe+3। तो जो हम आयरन लेते हैं प्लांट सोर्स से वो हमारे पास नॉन हीम फॉर्म में होती है, मतलब कि वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होती है, Fe+3 में होती है। तो जब ये आयरन हम लेंगे तो इसको फिर क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस होना पड़ेगा, ताकि ये एब्जॉर्ब हो सके ड्यूडिनम में। आयरन फ्रॉम मीट इज इन हीम रिड्यूस फॉर्म। तो जो हम आयरन मीट से लेते हैं वो हीम फॉर्म में होती है, वो रिड्यूस फॉर्म में होती है। तो ये डायरेक्टली रीएब्जॉर्ब हो जाएगी ड्यूडिनम में, इसको कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। 80% ऑफ फंक्शनल आयरन इज फाउंड इन हेमोग्लोबिन, द रेस्ट इज स्टोर्ड इन मैरो, मैक्रोफेजेस, मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स। तो जो हमारे पास 80% फंक्शनल आयरन है वो हमारे पास हेमोग्लोबिन में होती है, और जो बाकी बच जाती है वो हमारे पास बोन मैरो के अंदर जो मैक्रोफेजेस हैं उनमें स्टोर हो जाती है, मायोग्लोबिन में स्टोर हो जाती है, एंजाइम्स में स्टोर हो जाती है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी रिड्यूसेस ऑक्सीडाइज्ड आयरन एंड इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट इन आयरन रीएब्जॉर्प्शन। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी क्या करता है कि हमारे पास जो ऑक्सीडाइज्ड आयरन होती है जो Fe+3 फॉर्म में होती है उसको ये रिड्यूस करता है Fe+2 फॉर्म में, इसलिए ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है आयरन की रीएब्जॉर्प्शन में। अब हमारे पास कॉजेज क्या है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। डाइटरी लैक की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, जैसे कि चिल्ड्रन में, एल्डरली में। अगर आयरन की इंक्रीज यूटिलाइजेशन हो तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, चिल्ड्रन, ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें, क्योंकि इन कंडीशंस में जो है वो आयरन की डिमांड ज़्यादा होती है, यूटिलाइजेशन आयरन की ज़्यादा होती है। या तो आयरन की इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन हो तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, जैसे सीलियक डिजीज में एब्सेंस ऑफ विलस सरफेस इन द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम में जो विलस सरफेस होती है उसकी एब्सेंस हो जाती है, मतलब वो विला खत्म हो जाते हैं वहाँ से, तो आयरन सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। गैस्ट्रिक्टोमी, अगर किसी की गैस्ट्रिक्टोमी हो गई है, मतलब कि स्टमक को रिमूव कर दिया है, तो उनमें क्या होगा कि एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड विच हेल्प्स इन आयरन रीएब्जॉर्प्शन। अब उनमें गैस्ट्रिक एसिड होगा नहीं, तो गैस्ट्रिक एसिड क्या करता था कि आयरन की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता था, तो उनमें भी हमारे पास सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी आयरन की। या फिर ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हो सकता है। इसके हमारे पास डिफरेंट कॉजेज है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लड लॉस हो सकता है, जैसे इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज इन मैन एंड पोस्ट मेनोपोजल वुमेन। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज है मैन और पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में। वर्ल्ड वाइड हुकवर्म एंड शिस्टोसोमियासिस आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ गट ब्लड लॉस। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो हुकवर्म की वजह से और शिस्टोसोमियासिस की वजह से जो है वो गट ब्लड लॉस होता है, ये मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं। इट में ऑल्सो अकर एज रिजल्ट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, गैस्ट्राइटिस, कोलोरेक्टल मैलिग्नेंसी। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लड लॉस हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज की वजह से भी हो सकता है, गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है, कोलोरेक्टल मैलिग्नेंसी की वजह से भी हो सकता है। और हमारे पास दूसरे कॉजेज क्या है, मेनोरेजिया, मोस्ट कॉमन कॉज इन वुमेन लेस देन 50 ईयर्स। मोस्ट कॉमन कॉज है मेनोरेजिया वुमेन में, वो भी लेस देन 50 ईयर्स की हों, उनमें मेनोरेजिया की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। कोलोरेक्टल कैंसर, मोस्ट कॉमन कॉज इन पेशेंट्स मोर देन 50 ईयर्स। कोलोरेक्टल कैंसर कॉज है हमारे पास उन पेशेंट्स में जिनकी एज मोर देन 50 ईयर्स हो, तो उनमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो ये डिफरेंट कॉजेज थे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। अब हम क्लिनिकल फीचर्स पढ़ते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। तो सबसे पहले काइलोनाइकिया है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट में हमें काइलोनाइकिया मिलता है, मतलब कि उनके नेल्स जो हैं वो स्पून शेप के हो जाते हैं, नेल स्पूनिंग हो जाती है। दूसरा सिम्टम हमें क्या मिलता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, एंगुलर चिलोसिस, मतलब जो हमारे पास जो माउथ के दोनों कॉर्नर्स होते हैं ना, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, मतलब वहाँ पे छाले बन जाते हैं इस तरह से। तीसरा सिम्टम क्या है, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, मतलब जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनकी टंग जो है ना उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। और इसके बाद कौन सा सिम्टम है, पाइका। पाइका क्या है कि हमारे पास कंजप्शन ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस सच एज आइस, क्ले,
मतलब जो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं ना, वो हमारे पास नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वो आइस खाते हैं, क्ले खाते हैं, मतलब मिट्टी वगैरह ये चीज़ें, मतलब इनमें कोई न्यूट्रिशन तो नहीं होती लेकिन उनको ये अच्छी लगती हैं चीज़ें। अब हमारे पास क्या है, प्लम्मर विंसन सिंड्रोम। प्लम्मर विंसन सिंड्रोम क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है, एसोफेजियल वेब बन जाते हैं, मतलब एसोफेगस में वेब बन जाते हैं। डिस्फेजिया फॉर सॉलिड्स ओनली नॉट लिक्विड्स। एसोफेजियल वेब की वजह से उनको डिस्फेजिया हो जाता है, सिर्फ सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए डिस्फेजिया नहीं होता। एट्रोफिक ग्लोसाइटिस हो जाती है और इंक्रीज रिस्क फॉर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस हो जाता है। मतलब कि ये सारी चीज़ें प्लम्मर विंसन सिंड्रोम के पेशेंट्स में होती हैं। अब हम क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, क्या लैब फाइंडिंग्स मिलेंगी हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स में। तो सबसे पहले हम CBC करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हम देखेंगे कि हमें MCV लेस देन 80 मिलेगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस मिलेगी, मतलब इंक्रीज प्लेटिलेट काउंट मिलेगा हमें। आयरन प्रोफाइल कराएंगे तो उसमें हमें डिक्रीज सीरम आयरन मिलेगा, इंक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC मिलेगी। TIBC इज इंक्रीज ओनली इन दिस एनीमिया। TIBC सिर्फ इस एनीमिया में ही इंक्रीज होती है और किसी एनीमिया में इंक्रीज नहीं होती। डिक्रीज फेरेटिन मिलेगा हमें। बेस्ट सिंगल टेस्ट टू कंफर्म आयरन डेफिशिएंसी, ये हमारे पास बेस्ट सिंगल टेस्ट है आयरन डेफिशिएंसी को कंफर्म करने के लिए। डिक्रीज ट्रांसफेरेंस सेचुरेशन लेस देन 15% Fe डिवाइडेड बाय TIBC मल्टीप्लाई बाय 100, हमें ट्रांसफेरेंस सेचुरेशन भी डिक्रीज मिलेगी, लेस देन 15% मिलेगी। सोल्यूबल ट्रांसफेरेंस रिसेप्टर इज इंक्रीज, हमें जो सोल्यूबल ट्रांसफेरेंस रिसेप्टर्स हैं वो इंक्रीज मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें आयरन प्रोफाइल में मिलेंगी। तो अब हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की ट्रीटमेंट क्या है, हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को किस तरह ट्रीट करेंगे। तो हम इसमें फेरस सल्फेट देंगे 200 mg 8 आवरली, मतलब हर 8 घंटे के बाद 200 mg फेरस सल्फेट लेना है पेशेंट को। इट इज़ गिवन फॉर 3 to 6 months। फेरस सल्फेट जो है ना, ये हम 3 से 6 महीने के लिए देते हैं। इट प्रोवाइड्स 195 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन पर डे। तो जब हम ये फेरस सल्फेट देते हैं ना पेशेंट को, तो ये हमारे पास 195 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन प्रोवाइड कर देता है पर डे पेशेंट को। इसके बाद हमारे पास क्या है कि फेरस ग्लूकोनेट भी दे सकते हैं। कितना देंगे, 300 mg 12 आवरली, मतलब कि पेशेंट को कहेंगे कि हर 12 घंटे के बाद 300 mg फेरस ग्लूकोनेट ले। इट इज़ गिवन व्हेन द पेशेंट इज इनटॉलरेंट टू फेरस सल्फेट, एग्जाम्पल डिस्पेप्सिया। फेरस ग्लूकोनेट हम कब देंगे पेशेंट को, जब वो फेरस सल्फेट से इनटॉलरेंट हो, मतलब वो वाली दवाई फेरस सल्फेट वो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि उसको डिस्पेप्सिया है, इसलिए वो नहीं ले सकता, तो हम फेरस ग्लूकोनेट देंगे। इट प्रोवाइड 70 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन पर डे। तो फेरस ग्लूकोनेट 70 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन पर डे प्रोवाइड करता है, बहुत कम प्रोवाइड करता है ये, इसलिए फेरस सल्फेट अच्छी है। रिस्पॉन्स टू थेरापी, तो हमें थेरापी से क्या रिस्पॉन्स मिलता है जो अब हम ये ट्रीटमेंट देते हैं। हेमोग्लोबिन शुड राइज बाय 1 ग्राम पर DL एवरी 7 to 10 days। हेमोग्लोबिन कितना बढ़ना चाहिए इस थेरापी के बाद, 1 ग्राम पर DL बढ़ना चाहिए हर 7 से 10 दिन में। इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट विद इन 7 days, रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज होना चाहिए विद इन 7 days। तो ये हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।